नहीं, सप्रत्यय। भाई कर्म दोनों है, सप्रत्यय भी कर्म है, अप्रत्यय भी कर्म है। बात यहाँ पर विवाद क्या बात का है, पहले ध्यान से समझो। विवाद इस बात का है कारक में कि 3 ठो हमारे पास ऐसे कारक हैं जिनमें उनका चिन्ह नहीं लगता है। ऐसे कारक के भेद 8 है, पर 3 कारक में ऐसा होता है, जैसे कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, अधिकरण का चिन्ह है में और पर इन तीनों में एक ऐसा कंडीशन बनता है जहां पर ने चिन्ह साइलेंट हो जाता है, को चिन्ह साइलेंट हो जाता है और में और पर चिन्ह साइलेंट हो जाता है। तो जहां पर साइलेंट होता है वहां पर ये रहते हैं पर दिखते नहीं है कि ये लगे हुए हैं। तो वहां पर हम जो लगा हुआ नहीं है उसे मान लेते हैं शून्य विभक्ति। ने, को, में, पर कारक चिन्ह अगर स्पष्ट तौर पे लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, वाक्य में साइलेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसे कारक चिन्हों का अभाव, कारक चिन्हों का लोप कहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, तो अप्रत्यय कहेंगे। तो समस्या ये नहीं कि कर्म कारक नहीं है, समस्या ये नहीं कि कर्ता कारक नहीं है, समस्या ये नहीं कि अधिकरण कारक नहीं, समस्या ये है कि चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो अप्रत्यय, लगेगा तो सप्रत्यय। तो कब नहीं लगेगा, कब लगेगा, इसमें डिस्कस हो रहा है। कर्म है या नहीं है, इस पर डिस्कस नहीं हो रहा है। कर्म दोनों है, को लगा है तब भी कर्म है, को नहीं लगा है तब भी कर्म है। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे एग्जांपल दिया था कि मोहन खाता है। अब यहां पर देखो, मोहन के बाद नियमता ने चिन्ह आना था, मोहन ने खाता है, पर ने नहीं आया। मोहन ने खाता है, ने नहीं आया, ने साइलेंट हो गया। तो यहां पे पूछेगा कौन सा परसर्ग है, तो आप उत्तर दोगे शून्य परसर्ग है। प्रश्न पूछेगा मोहन खाता है में कौन सा परसर्ग है, ऑप्शन में रहेगा ए, ने, दो, सिन, है ना, 3, को, 4 के लिए। अब 4 ऑप्शन है, मान लो ये ए, बी, सी, डी, तो क्या लगाओगे, शून्य। ये अब मान लीजिए कहीं यहीं पे ऐसा ऑप्शन दे दिया डी, उपरोक्त में कोई नहीं, ना नाप दिए। अब तो तुम पता चला कि नहीं पढ़े रहते तो क्या मारते, उपरोक्त में से कोई नहीं। कल्पना करो ना भाई, आप मेरे यदि शून्य परसर्ग वाला कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े हो और आपका प्रश्न आया मोहन खाता है में कौन सा कारक चिन्ह है, ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या टिक मारते मुझे बताओ। उपरोक्त में से कोई नहीं, और उत्तर गलत लेता और आपको उत्तर लेता बी, तो आप फिर परेशान होते, यार ये शून्य उपसर्ग कहां से आ गया, हम तो कभी जिंदगी में नहीं पढ़े। परेशान होते कि नहीं होते। तो अब समझो कि शून्य परसर्ग लगता कब है। अब समस्या यह है कि समझ गए कि शून्य परसर्ग क्या है, जहां पर ने या को डायरेक्ट ना आकर साइलेंट होता है वहां पर शून्य परसर्ग होता है। ठीक, पहला बात। अब सवाल यह है, जो दूसरा बात समझने की चीज है वो ये है कि शून्य परसर्ग कब आता है, तो जब क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार चले तो क्या होगा, आपका शून्य परसर्ग आएगा। ठीक है, और जब क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार परे चले तो नो ने विभक्ति आती है, वहां पर शून्य परसर्ग नहीं होगा। अब देखो, मैंने कल बताया था कि विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, और परसर्ग का पर्यायवाची है प्रत्यय। भाई यही तो बोल रहा हूं, विभक्ति चिन्ह को परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं, और परसर्ग का पर्यायवाची क्या है, प्रत्यय। तो मैं अगर इसको किसी दिन मान लो ऐसा बोल दूंगा कि अपरसर्ग कर्ता कारक और सपरसर्ग कर्ता कारक, तो भी सही है, गलत थोड़ी है, तो भी सही है। परसर्ग के साथ, परसर्ग के बिना, या अविभक्ति कर्ता कारक या सविभक्ति कर्ता कारक, तब भी वही होगा, कंफ्यूज मत होना। विभक्ति, परसर्ग और प्रत्यय तीनों क्या है, एक ही है। विभक्ति कहो या परसर्ग कहो या प्रत्यय कहो, पर परसर्ग या प्रत्यय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह उसके बाद लग रहा है। परसर्ग या प्रत्यय क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके बाद लग रहा है, वरना नहीं कहते। क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं, राखी बैठेगी ना हिंदी में, ठीक, ओके, चलो आगे बढ़े। अब कोई डाउट किसी को नहीं ना, पक्का, चलिए। तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए, परसर्ग कहो, प्रत्यय कहो या विभक्ति कहो, तीनों एक ही होगा। और अपरसर्ग मतलब परसर्ग के बिना, और सपरसर्ग मतलब परसर्ग के साथ।
ने विभक्ति लगा है मतलब से परसर्ग, जैसे मान लीजिए मैंने सपरसर्ग, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। अब देखिए, अब ये सपरसर्ग है कि अपरसर्ग है, क्योंकि ने आया है। अप्रत्यय है कि सप्रत्यय है? सप्रत्यय। ये क्या है? अपरसर्ग और अप्रत्यय। बात समझ में आ गया? ये विभक्ति के साथ है, ये विभक्ति के बिना है। और जहां पर विभक्ति नहीं होगा वहां पर हम क्या कहेंगे? शून्य है कहेंगे। एक्चुअल में विभक्ति है, पर लेखन शैली में उसे लिखा नहीं जाता, उसे साइलेंट किया जाता है। भाई अंग्रेजी पढ़े होगे तो कई ठो वाक्य, कई ठो शब्द क्या होता है? साइलेंट होता है। वैसे यहाँ पर भी साइलेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है भैया। तो ये शून्य परसर्ग है, ये क्या होता है आपका? साइलेंट होता है। क्लियर हो गया? साइलेंट है मतलब नहीं है, नहीं है मतलब अ, और है मतलब सा है। समझ आ गया? तो है तो सा और नहीं है तो आ। तो अपरसर कहो, अविभक्ति कहो, अप्रत्यय कहो। क्लियर है की बात? समझे कि अब नहीं समझे? आगे बढ़े। देखो, पहला क्या है आपका? कर्ता कारक। दूसरा क्या लिखेंगे? कर्म कारक। कर्म कारक का परिभाषा आप लोग को लिख के आने के लिए होमवर्क दिया था, लिख के लाए क्या? पक्का? तो मुझे कोई बताएगा कोई क्या लिख के लाया? पहले तो कर्म कारक सबको पता है कि भाई जिसमें को का चिन्ह लगता है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। कर्म कारक की खासियत क्या है कि कर्म कारक में चिन्ह कौन सा लगता है? को। तो कर्म कारक की खासियत यह है कि जब किसी वाक्य में, परिभाषा नहीं लिखे थे क्या इसको? जब किसी वाक्य में, कर्म की परिभाषा लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे? तो लिखो चलो। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में किए गए कार्य का प्रभाव, जब किसी वाक्य में किए गए कार्य का प्रभाव या फल, जब किसी वाक्य में किए गए कार्य का प्रभाव या फल, जब किसी वाक्य में किए गए कार्य का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है, वह कर्म कहलाता है, वह कर्म कहलाता है। आगे लिखो। कर्म का विभक्ति अब्लिक प्रत्यय अब्लिक परसर्ग चिन्ह को होता है। कर्म कारक का विभक्ति अब्लिक प्रत्यय अब्लिक परसर्ग चिन्ह, कर्म का विभक्ति अब्लिक प्रत्यय अब्लिक परसर्ग चिन्ह को होता है। परंतु कभी कभी को विभक्ति चिन्ह, परंतु कभी कभी को विभक्ति चिन्ह कर्म शब्द के पश्चात नहीं लगती है। परंतु कभी कभी को विभक्ति चिन्ह शून्य पर कर्म शब्द के पश्चात नहीं लगती है। परंतु कभी कभी को विभक्ति चिन्ह शून्य परसर्ग के बाद कर्म शब्द के बाद नहीं लगती है, तो इसे शून्य परसर्ग कहते हैं। को शब्द के बाद नहीं लगती है तो इसे शून्य परसर्ग कहते हैं, तो इसे शून्य परसर्ग कहते हैं। आगे लिखिए। तो इसे शून्य परसर्ग कहते हैं। इस आधार पर कर्म कारक के दो भेद हैं। इस आधार पर कर्म कारक के दो भेद हैं। पहला, सप्रत्यय कर्म कारक। सप्रत्यय कर्म कारक, सप्रत्यय कर्म कारक, सप्रत्यय कर्म कारक। इसे सपरसर कहेगा तो किसी कंफ्यूजन तो नहीं होगा? सविभक्ति कहेगा तो किसी कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ठीक। उदाहरण सबको पता है, राम ने रोटी को खाया, यही था। अब देखिए, राम ने रोटी को खाया। ठीक भाई, खाया पुल्लिंग, राम पुल्लिंग, रोटी क्या है? स्त्रीलिंग। क्लियर हो गया कि खाया जो क्रिया है वह राम कर्ता के अनुसार चल रहा है, न कि कर्म रोटी के अनुसार। तो जब क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार चले तो को विभक्ति लगती है, तो उसे कहते हैं क्या? सप्रत्यय कर्ता कारक। लिखिए, सीधा परिभाषा लिखिए। जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन और पुरुष का रूप, जब वाक्य में
क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का रूप कर्ता के अनुसार चले। जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का रूप कर्ता के अनुसार चले तो कर्म शब्द के पश्चात, जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता शब्द के अनुसार चले तो कर्म शब्द के पश्चात, कर्म शब्द के पश्चात को विभक्ति लगती है, इसे सप्रत्यय कर्म कारक कहते हैं। को विभक्ति लगती है, इसे सप्रत्यय कर्म कारक कहते हैं। इसे सप्रत्यय कर्म कारक कहते हैं। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अगला नेक्स्ट, अप्रत्यय कर्म कारक। अप्रत्यय कर्म कारक, अप्रत्यय कर्म कारक लिखिए। राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई। लिखो, देखो ध्यान से, ये क्या है? क्रिया, ये क्या है? कर्म, और ये क्या है? कर्ता। कर्ता का लिंग क्या है? पुल्लिंग। क्रिया कर्म का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। और क्रिया का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। तो किसके अनुसार चला? कर्म के अनुसार। और किसके अनुसार नहीं चला? कर्ता के अनुसार। तो जब कर्म के अनुसार चला तो कर्म के बाद आपका क्या नहीं आया? को शब्द नहीं आया। को साइलेंट हो गया, मतलब यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई? शून्य विभक्ति। और जो शून्य विभक्ति आएगी तो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यय कर्म कारक। ये तुम्हारा बाबा का बाबा जमाना में कोई नहीं पढ़ा था तुमको, जो पढ़ाया हूं। जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का रूप, जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का रूप, जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का रूप कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार हो, जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का रूप कर्ता के अनुसार ना होकर क्रिया के अनुसार हो, सॉरी कर्म के अनुसार हो। फिर से बोलूं, जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष का रूप कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार हो। भाई कर्म के अनुसार हो मतलब आपको इंग्लिश में समझ जाओ, ये पैसिव वॉइस है और ये क्या है आपका? एक्टिव वॉइस है। एक्चुअल में सेम बात वही है। राम ने रोटी को खाया, इसी को पैसिव बनाते तो अब रोटी को लाते पहले और राम को ले जाते बाद में, भाई राम। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अब भाई राम को पीछे करते। हिंदी में ये प्रथा नहीं है, हिंदी में प्रथा नहीं है। यदि आप दोनों भाषाओं को जानकार हो और को रिलेट करते सकोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। अब हम बस इतना कह रहे हैं कि रोटी खाया गया राम के द्वारा, तो अब रोटी स्त्रीलिंग है तो खाया गया तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोल रहे हैं अपन? रोटी खाई गई राम के द्वारा। अब खाई गई तो इटन, खाई गई तो इटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पर हिंदी में ऐसा वर्ब के फॉर्म चेंज नहीं होते, इसलिए तुमको नहीं लग रहा है। तो ईट एट इटन, आप इसको इटन कहते। आप समझ में आ रहे हैं ना? आप क्या कहते हैं? इटन कहते हैं। और रोटी आपकी अब वर्ब सब्जेक्ट हो गई और रोटी के हिसाब से आपका इटन वर्ब आ गया और बाई राम आपका पीछे चल देता। क्लियर हो रहा है? तो ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। आप समझ जाओ, कर्म में यदि एक्टिव फॉर्म होगा तो को चिन्ह आएगा, और सॉरी कर्म कारक में, और कर्म कारक में यदि पैसिव फॉर्म होगा तो को कारक नहीं आएगा। इतनी बात है। यदि अंग्रेजी थोड़ी बहुत भी पकड़ होगी आपकी तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा? ये सिद्धांत कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? पर हिंदी में क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना रूप चेंज नहीं करते भाई, सॉरी जगह चेंज नहीं करते जैसे इंग्लिश में चेंज करते हैं। तो कर्ता अपनी जगह बैठा है, कर्म अपनी जगह बैठा है, बस क्रिया बेचारा अपना रूप को चेंज कर रहा है। जब कर्ता के अनुसार चला तो खाया आ गया, और जब क्रिया के हिसाब से चला तो खाई आ गई। इसलिए हिंदी में जेंडर का बड़ा रोल है। अगर हिंदी में जेंडर नहीं जानोगे, जैसे भाई तुम रोटी का लिंग ही नहीं जानते तो तुम रोटी खाया कह दो, तुम्हारा कहा जाता है। पर सबसे पहले तुमको जानना पड़ेगा रोटी बारे में, पर जो तत्सम शब्द, जो तद्भव शब्द के अंत में बड़ी ही आता है वह स्त्रीलिंग होता है। नियम याद आया?
लिखवाया हूं। जिस तद्भव शब्द के अंत में बड़ी आता है वो स्त्रीलिंग होता है, तो रोटी आपका तद्भव शब्द है और उसके ऊपर बड़ा ही आया है, मतलब वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या क्या क्रिया है, वफ का नाम याद करो, क्या क्या वफ का नाम है, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना। इतने कंडीशन में क्या लगेगा, कोई विभक्ति। अब सुनो ध्यान से, एक क्रिया आती है मारना, एक क्रिया क्या आती है, मारना। पर मारना का दो अर्थ होता है, एक होता है पीटना और एक होता है शिकार करना। देखिए, मैं बोलूं कि मां ने बच्चे को मारा, इसका अर्थ क्या है, पीटना हुआ। मैंने बोलूं कि मछुआरे ने मछली मारा, इसका क्या हुआ, शिकार करना। हुआ कि नहीं हुआ, तो मारना दोनों में आया। मां ने बच्चे को मारा, पर यहां मारने का अर्थ क्या था, पीटना। और मैं कहा मछुआरे ने मछली मारा, तो क्या हो गया, शिकार करना। समझ में आ गया। चलिए अब लिखिए, यदि मारना क्रिया का अर्थ पीटना हो, यदि मारना क्रिया का अर्थ पीटना हो, लिखना सीधा नियम 2। आ देख रहा है तू अवस्थी, बस ऐसा लिख दे, मारना मतलब पीटना, शिकार करना, नियम 2 लिखो। यदि मारना क्रिया का अर्थ पीटना हो तो कर्म के साथ कोई विभक्ति लगती है, तो कर्म के साथ को विभक्ति लगती है, कर्म शब्द के साथ को विभक्ति लगती है। श्रद्धा समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक, चलो लिखो, लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को अंडरलाइन करो, को आया कि नहीं आया, आया, ठीक, लोगों ने चोर को मारा। अगला लिखो एग्जाम्पल, जब मारना क्रिया का अर्थ शिकार करना हो, उसी में ना, जब मारना क्रिया का अर्थ शिकार करना हो तो कर्म शब्द के बाद कोई विभक्ति नहीं लगती, अर्थात शून्य परसर्ग होता है। जब मारना क्रिया का अर्थ पीटना हो तो लगती है, जब मारना क्रिया का अर्थ शिकार करना हो तो नहीं लगती है। जब मारना क्रिया का अर्थ शिकार करना हो तो कर्म शब्द के बाद को विभक्ति नहीं लगती, को विभक्ति नहीं लगती, अर्थात शून्य परसर्ग होता है, अर्थात शून्य परसर्ग होता है। एग्जाम्पल, शिकारी ने बाघ मारा, अवंतिका लिख, शिकारी ने बाघ मारा, अर्थात शून्य परसर्ग होता है, अर्थात शून्य परसर्ग होता है। शिकारी ने बाघ मारा, क्लियर हो गया, शिकारी ने बाघ मारा। नेक्स्ट, नियम 3 या 4 जो भी होगा, जैसे घर में होता है, ध्यान देना, आप भाई बहन खेल रहे हो मान लो, और खेलते खेलते कोई कप, प्लेट, गिलास कांच का टूट जाए, ऐसा हुआ होगा बचपन में, बहुत हुआ होगा। पर तो भाई बहन अत्यंत प्रेम करते एक दूसरे को, अब माता पिता आए और गुस्से में थे पिता या माँ, बोले बताओ कौन तोड़ा है, तुम दोनों चुप हो, दोनों एक दूसरे बचाना चाहते हो, कोई बता ही नहीं रहा है। इतने में पता चला कि तुम्हारा जो इनोसेंट भाई है या बहन है उसको पिता ने पकड़ा, लगा तमाच, मतलब तो तुम्हारा दिल पसीजा और तुमने कहा कि अरे मैं तो तोड़ा हूं। तुम भी गुस्से में आ गए हो, क्या छोटा सा गिलास तो टूटा है, कोई घर तो नहीं टूट गया है, इतने बात के लिए मार रहे हैं। और गुस्सा हो गया, तुमने कहा कि अरे मैं ही तो तोड़ा हूं, ऐसा वाला। जब कहते हो ऐसे इस तरह से, मैं ही तोड़ा हूं, अरे मैं तो करे हूं, ऐसा बोलते हो ना, इसे बोलते हैं कर्तृत्व शक्ति। इसे क्या बोलते हैं, कर्तृत्व शक्ति, जहां पर अपन स्वीकार करते हैं कि काम को मैं हिच किया हूं, ऐसा वाला, तो इसे कहते हैं क्या, कर्तृत्व शक्ति। क्लियर हो गया। तो पहले कर्तृत्व शक्ति शब्द से परिचित हुए कि नहीं, पहले बताओ, लिखो नियम। जब किसी वाक्य में कर्तृत्व शक्ति का बोध हो, जब किसी वाक्य में कर्तृत्व शक्ति का बोध हो, कर्तृत्व शक्ति का बोध हो, अच्छा ठीक है, तू अंग्रेजी मीडियम वाला है, कर्तृत्व शक्ति का बोध हो,
कर्तृत्व शक्ति का बोध हो तो कर्म कारक चिन्ह लगता है। तो कर्म कारक शब्द के बाद को विभक्ति लगता है। मैंने ही तालाब को खुदवाया है। मैंने ही तालाब को खुदवाया है। अगर वाक्य में कर्तृत्व शक्ति का बोध हो तो कर्म कारक शब्द के पश्चात को विभक्ति लगती है। मैं जितनी बार बोलूंगा उतनी बार अलग बोलाएगा। अब लिखो विच भाविच होगा। मैं कोई पुस्तक देकर थोड़ी लिखवा रहा हूं तो मैं सेम टू सेम लाइन को दोहराऊं। हो गया। यदि किसी वाक्य में कर्तृत्व शक्ति का बोध हो तो कर्म कारक शब्द के पश्चात को विभक्ति लगती है। एग्जाम्पल लिखो, मैंने ही तालाब को खुदवाया है। मैंने ही गिलास को तोड़ा है। राम ने ही मुझे मारा है। ऐसा। हो गया कि नहीं हुआ? अब आगे लिखो। नियम। अगर एडजेक्टिव मतलब विशेषण, यदि विशेषण, अगला नियम, यदि विशेषण संज्ञा के स्थान पर आ जाए, यदि विशेषण संज्ञा के स्थान पर आ जाए, यदि विशेषण संज्ञा के स्थान पर आ जाए तो उसके पश्चात कर्म कारक चिन्ह को लगता है। उसके पश्चात कर्म कारक चिन्ह को लगता है। उसके पश्चात कर्म कारक चिन्ह लगता है। देखो ध्यान से, पर एग्जाम्पल ये क्लियर होगा। बड़ों को आदर दो। एग्जाम्पल लिखो, बड़ों को आदर दो। अब देखो, जो पहला जगह होता है वो हमेशा कर्ता का होता है। होता ही नहीं होता है भाई। पहला स्थान किसका है? कर्ता का है। और दूसरा स्थान किसका होता है? कर्म का। इसलिए को पहले शब्द के बाद नहीं आता, दूसरे शब्द के बाद आता है। राम ने रावण को मारा, तो को का स्थान पहले शब्द के बाद है कि दूसरे शब्द के बाद है? पर को यहां पे कहां गया? पहले शब्द के बाद। कब आया? जब विशेषण नाउन का काम करता है तब। क्योंकि बड़ा जो शब्द है वो विशेषण है। बड़ा आदमी, बड़ा घर, तो आदमी को विशेषता है बड़ा, घर को विशेषता है बड़ा। तो बड़ा जो है वो आपका विशेषण है, एग्जेक्टिव है। बट एग्जेक्टिव ऐसा ट्रीट हो जस्ट लाइक अ नाउन। एग्जेक्टिव ऐसा ट्रीट हो जस्ट लाइक अ नाउन। तो जस्ट नाउन के बाद ही आपका को अर्थात कर्म का चिन्ह लग जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट का जो चिन्ह है वो सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। जबकि को हमेशा किसके बाद लगना है? ऑब्जेक्ट के बाद। भाई नाउन होता है हमेशा सब्जेक्ट, नाउन होता है हमेशा सब्जेक्ट, कर्ता होता है वो। ठीक है, तो समझो कि जब विशेषण आपका संज्ञा का काम करे तो को का स्थान दूसरा ना होकर पहला हो जाता है। ये नियम याद रखिएगा। ठीक है, बड़ों को आदर दो, छोटों को प्यार करो, बड़े बुजुर्गों का बड़े बुजुर्गों पर दया करो, ऐसा बोलते हैं। बड़े बुजुर्गों का भला करो, इस तरह से। क्लियर हो गया? बड़े बुजुर्गों को सहायता दो। तो को के बाद आ गया आपका सीधा। एग्जाम्पल लिख लो। राखी कहाँ खो गई? तो चल लिखो। तो नहीं, राम को बुखार आया तो वहां पे राम कर्ता हो गया, अब वो विशेषण नहीं है। तो वहां पर जो को होगा वो आपका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कर्म कारक चिन्ह नहीं है। राम करता है ना मित्र, राम क्या है? करता है। तो वहां पर को कर्म कारक चिन्ह नहीं कहलाएगा। ठीक है, हाँ नहीं आएगा। ठीक है, बड़ों को आदर दो, छोटों को प्रेम करो। आकाश तेरे भी समझ में नहीं आया क्या? आगे ना, ठीक। पर तू जिस तरह से आश्चर्य देख रहा था मुझे लगा तेरे को नहीं आया। अच्छा, चलो लिखो करण कारक। तीसरा क्या आ गया? करण। करण में लिखो, वाक्य में जिस शब्द से
किसी क्रिया के होने के कारण का साधन का पता चले। वाक्य के जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के साधन का पता चले। वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के होने के साधन का पता चले। क्रिया के होने का साधन का पता चले, साधन का पता चले, तो उसे करण कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? करण कारक। लिखना, करण कारक के विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होते हैं। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा, के जरिए, से, के द्वारा, के जरिए, से, के द्वारा, के जरिए होते हैं। हो गया? एग्जाम्पल लिखिए। से, के द्वारा, के जरिए होते हैं। लिखिए एग्जाम्पल। अब बताते जाना कौन सा है। राम कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। राम कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो इसमें कौन सा है करण कारक चिन्ह? से। साधन का बोध करा है कि नहीं? किससे काटता है? कुल्हाड़ी से काटता है, तो से आपका करण कारक। अगला लिखो। मोहन बस से रायपुर गया। मोहन बस से रायपुर गया। क्या होगा? से, तो अंडरलाइन कर लिए। फिर लिखे एक एग्जांपल। विद्वानों की संगति से बुद्धि सुधरती है। विद्वानों की संगति से बुद्धि सुधरती है। साधन है कि नहीं? कारण। विद्वानों के संगति से बुद्धि सुधरती है। बुद्धि सुधरती है। हो गया? फिर लिखो। तुलसी के द्वारा रचित, तो के द्वारा पर अंडरलाइन कर लो। तुलसी के द्वारा रचित, बस इतने ही रखो, के द्वारा। अब नियम अलग से, यह महत्वपूर्ण तथ्य। जो भी लिखते थे मुझे नहीं पता। क्या लिखते हो? नियम लिखते हो ना? हाँ, तो नियम लिखो। करण कारक के नियम, करण कारक के अन्य नियम। पहला, ये पहला वो आखिरी हो जाएगा, वो मत टेंशन लो। लिखो। भूख, प्यास, जाड़। जाड़ समझ में? गरम, ठंडी गरम वाला जाड़। भूख, प्यास, जाड़, आंख, कान, पांव। भूख, प्यास, जाड़, आंख, कान, पांव। यदि एक वचन हो तो सब प्रत्यय होते हैं। यदि एक वचन हो तो सब प्रत्यय होते हैं। और बहुवचन हो तो अप्रत्यय होते हैं। बस मुझे इस लाइन को समझ के कोई अर्थ समझा दो, मैं समझ जाऊंगा। समझ गए? एक वचन हो तो सब प्रत्यय होते हैं, बहुवचन हो तो अप्रत्यय होते हैं। यार तू समझा नहीं पाई, कोई समझाओ। हरी समझा। हाँ समझा। हाँ, जैसे भूख का हो गया भूखो, जाड़ का हो गया जाड़ो, प्यास का हो गया प्यासो, तो से वहां पर नहीं लगेगा, मतलब साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइलेंट। से रहेगा, रहता है, बट क्या हो जाता है? साइलेंट। तो एक काम करो, दो कॉलम बना लो, एक तरफ एक वचन, एक तरफ बहुवचन। एग्जाम्पल में ना, जैसे उदाहरण लिखो, आमने सामने लिखना। उदाहरण को आमने सामने लिखना ना, एक वचन में लिखो। वह भूख से बेचैन है। वह भूख से बेचैन है, और से को अंडरलाइन करो। वह भूख से बेचैन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पढ़ने के समय ऐसा लगता है कि मैं समझ गया, 6 महीना बाद अपने ही नोट्स नहीं समझ में आता। समझ आ रहा है? 6 महीना बाद अपने ही नोट्स पढ़ाई सकती लगते हैं, बोगावाद हो जाता है। कहा लिखे रहे हो, कहा बता रही से, ऐसा। और इसी समझने के लिए हम तुमको ये रिकॉर्डिंग क्लास देते हैं, ताकि खोलो
और तुरंत समझ जाओ। और कोई कारण नहीं है रिकॉर्डिंग तुमको फ्री में देने का, इसलिए नहीं कि घर में सोते रहो, रात तान के चाय पियो, 10 बजे उठो, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं दिए है तुमको। ये हमारी तरफ से तुमको निःशुल्क दी गई सुविधा है, आपके इसी दुख से बचने के लिए कि आप भाई चलते रहता है क्लास। तो अब जैसे हिंदी 3 महीना बाद तुम्हारे लिए पढ़ाई सकती हो जाएगी, तब तक तुम संविधान में हो जाओगे, कंप्यूटर और इंग्लिश में हो जाओगे। ये आखिरी महीना है मार्च, मार्च के बाद तो तुम्हारा हिंदी हिंदी सब खत्म कहानी। फिर सिर्फ क्या चलेगा, संविधान, कंप्यूटर, इंग्लिश। इस महीना में पूरा स्वाहा हो जाएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, दुनियादारी सब। तुम फाउंडेशन गायत्री कर रही थी सर, इस साल फाउंडेशन का कोर्स बहुत 67 खिंचा रहा है कर रही थी, सही 67 खिंचा रहा है, छुट्टी उट्टी दे ही नहीं रहे, जबकि सर हम लोग डिस्टर्ब भी बहुत कम हुए। आपके फाउंडेशन के कोर्सेज बचे क्या गए? गोमेश्वरी तो शुरू से आई है ना, वो भी शुरू से आई है दीप्ति, तो क्या बच गए तुम्हारे 24 सब्जेक्ट जो लिखते हैं उसमें? बताओ, मोटा मोटी सब हो गया, संविधान, कंप्यूटर, इंग्लिश, 3 मोटा मोटी सब्जेक्ट बस बच गए, मोटा मोटी बड़े सब्जेक्ट। बाकी छोटे छोटे में जैसे कि नगर निकाय बच गया है, मैं पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली बच गई है, हिंदी पढ़ लोगे, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली एकदम फर्राटेदार खत्म होती है, भाई संज्ञा कोई भाषा वही रहेगा, थोड़ी बदल जाएगा। अब समारोह खोल बहरा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अरे हंस रहे हो तो लोग। लइकाई क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। कुछ और थोड़ी होना है, बताओ ना आप, सेम ही रहेगा, सेम वैसे चलेगा, बस आपका शब्द बदलेगा। अल्पा महानदी आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, नरवा आपका जातिवाचक हो जाएगा, तो बदलेगा कुछ भी नहीं। परिभाषा तो मैं मतलब कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा मेरे को, कारक में यही रहेगा। इसे बोल रहे हो कर्ता ने, तो हाँ क्या बोलेंगे, कर्ता आ, कर्म ले, करण से, यही चलेगा। कैसे बोलते हो, मैं यहाँ गहरा होगा, हा तो हा कर्ता कारक है, मैं हा तो तोला कह रहे, ला कर्म कारक है, छत्तीसगढ़ी में चलेगा। तो परिभाषाएं मुझे समझानी नहीं पड़ेगी, इसे मुझे क्या बतानी पड़ेगी, उदाहरण। और टप टप टप, तो जैसे हिंदी खत्म होगा मैं छत्तीसगढ़ी पढ़ाऊंगा आपको, ताकि लिंक अप रहे दोनों, समझाने में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो आपके फाउंडेशन क्लासेस बहुत दिन तक नहीं जाने वाली, जो शुरू दिन से आए हो उनके लिए आपका कोर्स। तो अपन अब आखिरी जो 2 महीना बचेगा अप्रैल मई, उसमें संविधान और हिंदी, सॉरी इंग्लिश और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपके लिए। और आप पूरा 24 सब्जेक्ट पढ़ के जाइएगा। मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि आप कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ चुका है कि कोई भी एक सब्जेक्ट को यदि आप इंटरेस्ट नहीं आ रहेगा कि कमजोर करोगे तो फेल हो जाओगे। इसे पूरा पढ़िएगा। तो लिखो पहले, तो क्या लिखो पहले बताओ, अब बहुवचन बनाओ। वह भूखो बेचैन है, अरे बहुवचन में लिखो ना, वह भूखो बेचैन है। अब तुमको अशुद्ध नहीं लगना चाहिए, शुद्ध वाक्य है, वह भूखो बेचैन है। भूखो के बाद कोई चिन्ह आया, अंडरलाइन करो, और वहां पर नीचे में लिखो शून्य परसर्ग, शून्य परसर्ग, और लिखो अप्रत्यय, शून्य परसर्ग अप्रत्यय। लाल पेन हरा पेन में अलग से गोवत के लिखो, ताकि 3 महीना बाद भी तुम्हारे आंखी को चौंधियाए मत दिखाई दे। शून्य परसर्ग अप्रत्यय। फिर लिखो, मैंने अपनी आंख से यह घटना देखी, मैंने अपनी आंख से यह घटना देखी। राम 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 लिखो, राम राम मत लिखना, मैंने अपनी आंख से यह घटना देखी। हो गया। अब इधर लिखो बहुवचन, मैंने अपनी आंखों यह घटना देखी, मैंने अपने आंखों, आंखों, उसके बाद अंडरलाइन करो शून्य परसर्ग अप्रत्यय, मैंने अपनी आंखों घटना देखी। तेरी बहन लोग कहाँ है, कंवर, ओए कहाँ तेरे बहन लोग, एक और, हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, करण खत्म, अब आ जाओ संप्रदान। करण खत्म, अब क्या जाओ, संप्रदान। संप्रदान में लिखो बेटा, वाक्य के जिस रूप से क्रिया के घटित होने के कारण का पता चले, वाक्य के जिस रूप से क्रिया के घटित होने के कारण का पता चले, वाक्य के जिस रूप से क्रिया के घटित होने के कारण का पता चले, वाक्य के जिस रूप से क्रिया के घटित होने के कारण का पता चले। भाई राम ने रावण को मार दिया, फोकट मार दिया, खजवारा था, क्यों मार दिया,
क्योंकि सीता को हर के ले गया था। समझ आ गया? तो राम ने रावण को सीता के लिए मारा। तो मारने के कारण क्या है? सीता। और उसका पता किस चल रहा है? के लिए शब्द से। तो लिखो उदाहरण, राम ने रावण को सीता के लिए मारा। सीता के लिए को अंडरलाइन करो। अब आगे लिखना, राम ने रावण को सीता के लिए मारा। अब के लिए को अंडरलाइन करो। समझ में आ गया? और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऐसा थोड़ी है। विशाल ने सजल के लिए गोविंदा को छोड़ा। समझा रहा है? थोड़ी है। समझ आ गया? बड़े आगे। अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके, संप्रदान कारक में के लिए लिखते चलना। के लिए, के हेतु, के लिए, के हेतु, के वास्ते। अरे तेरे वास्ते क्या फलक पे चांद लाऊंगा गाना भैया ना। चलो लिखो, के लिए, के वास्ते हो गया। फिर क्या लिखे हो? के हेतु, के हित, के हित, हित हित हो गया। के निमित्त, निमित्त भी नहीं लिख पाऊंगा बोलेगा ये। के निमित्त, के निमित्त, के लिए, के वास्ते, के हेतु, के हित, और लास्ट में लिखो को विभक्ति आती है। क्या क्या लिखे हो यार? लाइन बोलो, गड़बड़ा जाएगी तो। शुरू से शुरुआत कहां से की हो? वहीं से। क्या लिखे बोलो ना। हाँ, संप्रदान कारक में के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, के हित और को विभक्ति आती है। सब का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सब का एक थोड़ा, सब का एक एग्जाम्पल लिखो। पहला के लिए कोई एग्जाम्पल तो लिख डाले। छोड़ो, क्या चलते हैं? के वास्ते। भाई राम ने रावण को मारा में क्या लिखे हो? सीता के लिए मारा। तो के लिए आ गए ना। अब के वास्ते में चलते, लिखो लक्ष्मण राम के वास्ते वन गए थे। लक्ष्मण राम के वास्ते वन गए थे। गया था कि नहीं गया था? लक्ष्मण को अपना शौक था जानने का। सिर्फ किसके लिए गए थे? राम के वास्ते। तो लोग बोलते हो ना भाई चल ना यार मेरे वास्ते, चल ना बे, चल ना बे, चल ना बे। सर बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वही वाला है। चलो आगे लिखो, मेरे निमित्त, मेरे निमित्त कोई काम हो तो बताओ। मेरे निमित्त, निमित्त को अंडरलाइन करो। कोई काम हो तो बताओ। बताना बस, करूंगा नहीं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो। आप लोग यज्ञ किए हो किसी? अरे कभी यज्ञ किए हो? घर में हवन स्वाहा, कोचिंग में हुआ था, गणेश भगवान बैठे थे तो हर बार होता है। क्या बोलती? तो जैसे अगर के निमित्त कहोगे ना तो उसका मतलब ये होता है कि किस उद्देश्य से। देखना पंडित आपको बोलवाता है नैमित्तिक, वाचिक, याद आ रहा है? तो निमित्त तो आप बोलते हो कि धन धान्य पूर्ति, पुत्र प्राप्तम प्राप्ति, ऐसा बोल के स्वाहा ऐसे बोलता है। याद आ रहा है? तो वही है निमित्त, मतलब किस उद्देश्य से, पर्पस। अगला लिखो, क्या बच गया? तो वास्ते हो गया, निमित्त हो गया, हेतु लिखो। चलो लिखो इसमें, राम मोहन के हेतु, राम मोहन के हेतु उससे मिलने गया। राम मोहन के हेतु उससे मिलने गया। फिर लिखो, हाँ चल जाएगा, क्योंकि मेरे सर्वनाम है, मेरे वचन है, सॉरी मेरे सर्वनाम है। तो का की के संज्ञा में आता है। रा री रे, तो मेरे रे आया है। का की के ना नी ने रा री रे, याद आ रहा है ना? हाँ बस इसीलिए। तो के स्थान को रे ले लिया है। अब समझाया क्या?
नहीं, काहे आएगा भाई? तीनों आ सकता है, या तो का की के, या तो रा री रे, या तो ना नी ने। तो हरे आया है, तो मैं से बना है मैं से बना है मेरा, और उसमें लगा है रे संबंधवाचक। ठीक है, चलो बढ़े आगे। बुलवार दिए क्या? हित में, तो लिखो राम के हित में लक्ष्मण बन गए। एक ही वाक्य बना दिया, राम के हित में लक्ष्मण बन गए। अब लिखो को में लिखना डेस्क करके, राम के हित में लक्ष्मण बन गए, हो गया। अब को में लिखो को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, अलग से आएगा और तुम घुस जाओगे। लिखो जब, जैसे लिखना, जब किसी क्रिया से देने का भाव बोध हो, जब किसी क्रिया से देने का भाव बोध हो, जब किसी क्रिया से देने का भाव बोध हो, तो वहां लिख दो, वह नहीं, तो वहां को नामक संप्रदान कारक लगता है। तो वहां को नामक संप्रदान कारक लगता है, को नामक संप्रदान कारक विभक्ति लगता है, हो गया। लिखो एग्जाम्पल, मां ने बच्चों को टॉफियां दी या चॉकलेट दी, मां ने बच्चों को चॉकलेट दी, को अंडरलाइन करो और कोष्टक में नीचे में लिखो संप्रदान कारक। मां ने बच्चों को चॉकलेट दी, क्या होगा वहां पे? संप्रदान कारक, हो गया भैया। अब चलो लिखते चल रहा, एक तरफ कर लो कर्म कारक, एक तरफ कर लो, या मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल देता हूं, ऐसा मत करो। आप मुझे बताना कौन सा कर्म कारक है, कौन सा संप्रदान कारक है, क्योंकि दोनों में क्या लगा रहेगा? को। चलो बोलते चलो, चलो क्लास वर्क हो, खेलते हैं। पहला, मां ने लड़कों को मारा, पक्का लिखते हुए चलो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। मां ने लड़कों को मारा, मां ने लड़कों को या बच्चों को लिख दो, लड़कों के बजाय बच्चों को मारा, मां ने बच्चों को मारा, हो गया। चलो लिखो, लिखे, कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दान में दिया, लिखो कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दिया, क्या हो गया? संप्रदान। ठीक, अगला लिखो, 26 जनवरी में बच्चों को बूंदी बांटी गई, चलो ठीक है, 26 जनवरी में या गणतंत्र दिवस में बच्चों को बूंदी बांटी गई, बूंदी बांटी गई, बच्चों को अंडरलाइन करना है, जो लोग, बाकी से अपने कोई मतलब नहीं है। बूंदी में कॉन्सेंट्रेट मत करना, को में कॉन्सेंट्रेट करना। पता चला पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? बूंदी में। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस में बच्चों को बूंदी बांटी गई, को अंडरलाइन करो। को क्या है यहाँ पे? संप्रदान, जबकि दिखाई क्या दे रहा है? कर्म कारक। फिर लिखो, हो गया। चोर ने पुलिस को देखकर छलांग लगाई, कर्म कारक। चोर ने पुलिस को देखकर छलांग लगाई, हो गया। हरि मोहन को पैसे देता है, संप्रदान। चलो मतलब क्लियर हो गया तुम सबको। अब आ जाओ अपादान, अब आ जाओ क्या? अपादान, अपादान, अपादान। संप्रदान खत्म हो गया, कहानी बिगड़ेगा तो नहीं। अब एग्जाम्पल जो परीक्षा में आया था, राम ने गरीबों को कंबल बांटी, यही आया था, याद रहेगा? राम ने गरीबों को कंबल बांटी, भूलोगे तो नहीं? ठीक, चलो आगे बढ़ो। अपादान, अपादान में लिखो, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो,
वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। अलग होने का बोध हो क्या कहलाएगा? अपादान। तो लिख लो भैया, हिमालय गंगा से निकलती है, अलग हो रहा है। से विभक्ति लिख देना डेस, इसमें से विभक्ति होती है वे। करण में भी से होती है और अपादान में भी क्या होती है? से, पर वो साधन होता है और यहां पर क्या होता है? अलग। तो लिखो हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से अंडरलाइन करो, गंगा निकलती है, तो गंगा अलग हो रही कि नहीं हिमालय से? फिर लिखो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, से अंडरलाइन करो। हो गया। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अंडरलाइन करते चलो ना। चूहा बिल से निकल गया। चूहा बिल से निकल गया, सब अंडरलाइन कर लो से को। अब आ जाओ संबंध कारक। संबंध में तीन चीज आएगा, का की के रा री रे ना नी ने। देखो संबंध कारक, चिन्ह को पहले लिख दो सामने डेस। का की के रा री रे ना नी ने, फिर परिभाषा लिखो। संबंध कारक का तीन चिन्ह है, क्या क्या? का की के रा री रे ना नी ने। याद है, पढ़ाया था उस दिन में? ठीक, चलिए लिखिए। बड़ा ही जोजवा। चलो आगे लिखो, नी में बड़ा नी, री में बड़ा री। चलो लिखो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति या शब्द के साथ लगाव या संबंध का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या शब्द के साथ, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या शब्द के साथ लगाव, लगाव हो गया। लगाव या, लगाव या क्या लिखे? लगाव या संबंध का बोध हो। लगाव या संबंध का बोध हो। लगाव या संबंध का बोध हो गया। चलिए लिखिए एग्जाम्पल। राजा का पुत्र का को नारायण कर लो। राजा का पुत्र चांदी की थाली, चांदी की थाली हो गया। अब लिखो, अच्छा रा री रे का भी लिखवाता हूं ना। तुम्हारा घर, ताकि ये ना समझ में आए कि भाई सर रा री तो ले आया नहीं कभी। अपना स्कूल, तुम्हारा घर, अपना स्कूल आ गया ना। तुम्हारा रा आ गया। ठीक, अब लिखो संबंध कारक को 5 भागों में बांटा जा सकता है। संबंध कारक को 5 भागों में बांटा जा सकता है। अवस्थित डाउट तो नहीं हो रहा है? ठीक, संबंध कारक को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अधिकार बोधक संबंध कारक। संबंध कारक के कितने भेद? 5 भेद। पहला भेद क्या? संबंध बोधक, सॉरी अधिकार बोधक। क्या हो गया? अधिकार बोधक। ये अधिकार दिखाएगा, अधिकार बोधक। लिखो पहला, मेरा घर, अधिकार है मेरा घर। श्याम का किताब, अधिकार है श्याम का किताब, अधिकार बोधक में। हो गया, हो गया। दूसरा, कर्तृत्व बोधक। ये भी तुम्हारा बाबा नहीं पढ़ाता। बाबा पढ़ा देता तो आपके पास क्यों आते? सर बोल दो। कर्तृत्व बोधक, कर्तृत्व बोधक। कर्तृत्व समझ रहे हो ना? बता चुका हूं मैं कर्तृत्व, खुद के द्वारा करने की शक्ति। तो लिखो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास। यहाँ पर उपन्यास, उसका अधिकार का पता नहीं चल रहा है, उसके कर्तृत्व शक्ति बोध चल रहा है। एग्जाम्पल लिखिए, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास।
भारतेंदु के नाटक, अंडरलाइन करते चलना के को। प्रश्न घुमा के पूछेगा तो दांत नहीं फोड़ दोगे, याद रखना। प्रश्न आएगा भारतेंदु के नाटक में कौन सा संबंध कारक चिन्ह है? ए अधिकार बोधक, बी कर्तृत्व बोधक, सी कार्यकरण बोधक। तो फिर दांत नहीं फोड़ के कि तो सिर्फ कारक ये पता है कि संबंध कारक है, पर संबंध कारक में कौन सा कारक है ये नहीं पता होगा। इससे ध्यान देना, जहां पे कर्ता करने का बोध होगा वहां कर्तृत्व शक्ति, जहां पर अधिकार का बोध होगा वो अधिकार। फिर तीसरा लिखो कार्यकरण। तीसरा क्या होगा? कार्यकरण, मतलब एक तो कारण होगा, एक तो उसका कार्य होगा। कार्यकरण, तो कार्यकरण में लिखो चांदी की थाली। थाली है पर किसका थाली है? चांदी का। तो चांदी कार्य और सॉरी थाली कार्य और चांदी करण। फिर लिखो सोने का गहना। फिर लिखो मोल भाव सूचक। चौथा है मोल भाव सूचक। मोल भाव सूचक, मोल भाव सूचक। मोल भाव सूचक में लिखो 1 रुपए का चावल, 1 रुपए का चावल हो गया। 25 रुपए का दूध, ये सब मोल भाव सूचक है। फिर लिखो परिमाण सूचक। परिमाण, चौथा के बाद पांचवा। परिमाण समझते हो, जो मात्रा बताता है। 5 हाथ की लाठी लिखो परिमाण सूचक। परिणाम मतलब रिजल्ट, परिमाण मतलब क्वांटिटी। समझ में आ गया? परिणाम मतलब रिजल्ट और परिमाण मतलब क्वांटिटी। तो लिखो परिमाण मतलब 5 हाथ की लाठी। 5 हाथ की लाठी, ये खत्म हो गया आपका। क्या हो गया? संबंध कारक। फिर लिखो नीचे नोट करके अलग से, कुछ मुहावरे में भी संबंध कारक होता है। कुछ मुहावरे में भी संबंध कारक होता है। हो गया? लिखो जैसे कान का कच्चा दिन के दिन दिन के दिन आदि। हो गया? फिर लिखो फिर लिखिएगा संबंध या अधिकार संबंध या अधिकार या देने के अर्थ में भी संबंध कारक होता है। देखना को कितना दिमाग चाटने वाला है उसको समझना। पहला एक बार को कहाँ आया? कर्म कारक में। फिर को कहाँ आया? संबंध कारक में, नहीं संप्रदान में। अब को कहाँ आएगा? संबंध में। तो लिखो क्या लिखो अभी? संबंध, अधिकार और देने के भाव में भी क्या आता है? संबंध कारक आता है। ठीक है, लिखना एग्जाम्पल, कॉमेडी वाला एग्जाम्पल लिखाऊं क्या? तो लिखो हरि को बाल बच्चा नहीं है। लिखो हरि को बाल बच्चा नहीं है। को अंडरलाइन करो, को अंडरलाइन करो। अब सुनो, ये देख के ऐसा लग रहा है कि मानो ये कर्म कारक है। क्या लग रहा है? लेकिन देखो भी थोड़ा देर पहले कौन पूछा था मेरे से, राम को आ जाएगा सर तो फिर वो होगा कि नहीं? सजल पूर्णानंद पूछा था, तो मैं बोला था कि नहीं होगा क्योंकि राम वहां पे कर्म नहीं है बल्कि क्या है? कर्ता है। तो हरि यहाँ पे कर्ता है कि कर्म है? वाक्य में हरि क्या है? कर्ता है। तो कर्ता के बाद तो को आना ही चाहिए। एक्चुअल में वो लिखा जरूर है हरि को बाल बच्चा नहीं है, पर एक्चुअल में उसका अर्थ निकल रहा है हरि का बाल बच्चा नहीं है। पर बोल क्या रहे अपन? हरि को बाल बच्चा नहीं है, पर निकलना क्या चाहिए? हरि का बाल बच्चा नहीं। तो भाव को समझना है। किसको समझना है? भाव को। हरि को बाल बच्चा नहीं है, पर भाव क्या निकल रहा है? हरि का बाल बच्चा नहीं है। और का मतलब क्या होगा? संबंध कारक। तो लिखो अंडरलाइन करो उसको। देख लो बोझाना मत ना, कोक में बोझाना मत।
को एक जगह कर्म है, को एक जगह संप्रदान है, को एक जगह संबंध है। ठीक है भैया। हरि को बाल बच्चा नहीं है, कोष्टक में लिखो भाव, हरि का बाल बच्चा नहीं है। कोष्टक में लिखो भाव, क्या लिखोगे? हरि का बाल बच्चा नहीं है, अर्थात संबंध कारक। अर्थात क्या हो गया बेटा? संबंध कारक। खत्म कहानी। अब आ जाओ अधिकरण। आज आपका कारक खत्म, कल पढ़ेंगे विशेषण। कल छुट्टी मुट्टी नहीं है ना, कल भी नहीं, संडे भी नहीं। ठीक है, चलो लिखो। क्या हो गया? छुट्टी चाहिए तो क्या है? नहीं, कई बार शनिवार टेस्ट लेता हूं ना, तो छुट्टी मार देते हो, मुझसे आज चल लोग, इसलिए। चलो लिखो। कहां पे आ गया? अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है? में पर। में पर लिखो। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया या आधार का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया या आधार का बोध हो, क्रिया या आधार का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया या आधार का बोध हो, क्रिया या आधार का बोध हो, क्रिया या आधार का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो। बच्चे कक्षा में बैठे हैं, में अंडरलाइन करो। बच्चे कक्षा में बैठे हैं, में अंडरलाइन करो। दूसरा, बच्चे छत पर बैठे हैं, पर को अंडरलाइन करो। सतह होगा तो पर, और अंदर होगा तो में। बच्चे कक्षा में बैठे हैं, बच्चे छत पर बैठे हैं। क्लियर हो गया जी? अब लिखो नियम। अब लिखो नियम। कभी कभी में के स्थान पर और पर के स्थान पर में आता है। कभी कभी में के स्थान पर और पर के स्थान पर में आता है। कभी कभी में के स्थान पर और पर के स्थान पर में आता है। कभी कभी में के स्थान पर और पर के स्थान पर में आता है। एग्जाम्पल लिखो। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, ऐसी बोलते हो ना। तुम्हारे घर पर अंडरलाइन करो, 4 आदमी हैं, तो क्या सब लोग घर के छत पर बैठे हैं? तो पर आएगा कि क्या आएगा? में, ब्रैकेट में लिखो में। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, लिखे इतना। पर को अंडरलाइन करो और कोष्टक में लिखो में, और पर से एरो लगाकर में लेके जाओ। पर से एरो निकालो, में लेके जाओ। समझ जाना कि वहां पर क्या आना चाहिए था? में। पर लिखते क्या है हम लोग? पर। अगला लिखो, दूसरा एग्जाम्पल। नाव जल में तैरती है, नाव जल में तैरती है, में को अंडरलाइन करो। तो नाव जल के भीतर पनडुब्बी बन के तैर रही है, तो सतह पर। तो क्या आना चाहिए था? पर हम लोग बोलते कैसे हैं? जल में तैरती है, जबकि जल पर होना चाहिए। तो में को अंडरलाइन करो, कोष्टक में पर लिखो और एरो लेके जाओ। अरे लिखो, मैं बोल रहा हूं, ऐसी बातें भूल जाओगे। नाव जल में तैरती है, में को अंडरलाइन, कोष्टक में क्या लिखोगे? पर, और में से एरो निकाल किस में लेके जाओ? पर में। हो गया। नियम 2। नियम 2, कभी कभी अधिकरण कारक में अप्रत्यय भी होता है। अप्रत्यय मतलब क्या हो जाएगा? में और पर साइलेंट हो जाएंगे। कभी कभी अधिकरण कारक में अप्रत्यय भी होता है। हो गया। कभी कभी अधिकरण कारक में अप्रत्यय होता है। अप्रत्यय मतलब क्या हो गया? में और पर साइलेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल लिखो। जैसे वह द्वार द्वार भीख मांगता है, वह द्वार द्वार भीख मांगता है। द्वार द्वार के बाद बताओ क्या आना चाहिए था? द्वार द्वार पर भीख मांगता है, पर क्या हो गया है? साइलेंट। तो अंडरलाइन करो द्वार द्वार के बाद, और नीचे में लिखो शून्य पर सर्ग, और कोष्टक में लिखो पर। द्वार द्वार के बाद अंडरलाइन करो और एरो लगा क्या लिख दो? शून्य पर सर्ग। और क्या लिख दो वहां पर आना क्या था? पर। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, पर क्या हो गया है? साइलेंट। फिर लिखो वह संध्या समय, वह संध्या समय, संध्या समय गंगा किनारे जाता है।
वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, तो क्या हो जाएगा? संध्या समय में गंगा किनारे जाता है। तो संध्या समय के बाद अंडरलाइन करो, संध्या समय के बाद क्या करो? अंडरलाइन। और अंडरलाइन करने के बाद वहां पर लिखो में, शून्य पर सर गए।